Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. स्वागत। आज हम NCERT कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 7 पर बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मानव, पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। मतलब इंसान कैसे रहता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है और कैसे संपर्क साधता है। और हाँ, ये पूरी चर्चा सिर्फ इसी चैप्टर पर आधारित होगी। कहानी शुरू होती है मैरी के बर्थडे पार्टी से, जहां गुरप्रीत ट्रैफिक में फंस जाता है। ये चीज हमें सीधे मुद्दे पर लाती है कि भाई शहर बढ़ रहे हैं, भीड़ है, प्रदूषण है और ये सब कहीं ना कहीं बस्तियों और परिवहन से जुड़ा है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बस्तियां। देखिए, आसान शब्दों में बस्ती वो जगह है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कहीं भी घर बना लिया। एक सही स्थल या साइट का चुनाव बहुत जरूरी होता है। साइट, अच्छा, मतलब जगह चुनते वक्त क्या देखते हैं? हाँ, देखिए, सबसे जरूरी चीजें, मौसम ठीक होना चाहिए, मतलब न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, पानी आसानी से मिलना चाहिए, जमीन उपयुक्त हो, रहने लायक, और अगर खेती करनी है तो मिट्टी उपजाऊ हो। ये मूल बातें हैं। और इतिहास देखें तो पहले तो इंसान पेड़ों पर या गुफाओं में रहता था, लेकिन फिर जब खेती शुरू हुई तो एक जगह टिकना जरूरी हो गया, है ना? एकदम सही। खेती के कारण ही स्थायी बस्तियां बनी, और वो भी ज्यादातर नदियों के किनारे। हाँ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की नील नदी सभ्यता, टिग्रेस, हुआंगे, ये सब नदियों के पास ही तो थीं। पानी और उपजाऊ जमीन, यही तो कारण था। जी हाँ, और ये बस्तियां भी देखिए दो तरह की हो सकती हैं। एक तो होती हैं अस्थाई। अस्थाई मतलब कुछ समय के लिए। हाँ, जैसे जो लोग घने जंगलों में रहते हैं या गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में या पहाड़ों पर। शिकारी संग्राहक, ये लोग कुछ समय के लिए ही एक जगह रहते हैं। हाँ। एक और उदाहरण है ऋतु प्रवास वाले लोग, ट्रांसह्यूमन्स। अच्छा, वो जो मौसम के हिसाब से जगह बदलते हैं अपने जानवरों के साथ। बिल्कुल, चारे की तलाश में, तो उनकी बस्तियां अस्थायी हुईं। और दूसरी फिर स्थायी बस्तियां होंगी जहां लोग हमेशा के लिए घर बनाते हैं। जी हाँ, जो आजकल हमें ज्यादातर देखने को मिलती हैं। और यहीं पर एक और फर्क आता है ग्रामीण और शहरी बस्तियों का। हाँ, गांव और शहर, ये फर्क तो साफ दिखता है। चैप्टर में मैरी और प्रसाद की बातचीत भी इसी पर है। गांव में लोग ज्यादातर क्या करते हैं? खेती, मछली पकड़ना, जंगल से लकड़ी या फल इकट्ठा करना, दस्तकारी मतलब क्राफ्ट्स वगैरह। या पशुपालना। हाँ, मतलब प्रकृति से जुड़े काम ज्यादा। बिल्कुल। जबकि शहर ज्यादा घने बसे होते हैं, बड़े होते हैं। यहाँ लोग मुख्य रूप से चीजें बनाने, मतलब विनिर्माण या व्यापार या फिर सेवाएं देने वाले कामों में लगे होते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, बैंकर। जीवन का तरीका बिल्कुल अलग, रफ्तार भी अलग। हाँ। अच्छा, ग्रामीण बस्तियों में भी दो पैटर्न देखने को मिलते हैं। पैटर्न मतलब घरों के बनने का तरीका। एक होती हैं सहत बस्तियां, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। सनहत यानी पास पास। हाँ, जहाँ घर बिल्कुल सटे सटे पास बने होते हैं, जैसे मैदानी इलाकों में अक्सर दिखता है। और दूसरी होती हैं प्रकीर्ण बस्तियां, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। यहाँ घर दूर दूर फैले होते हैं एक बड़े एरिया में। अच्छा, ये कहाँ मिलती होंगी? ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में या घने जंगलों में, या जहाँ जलवायु बहुत विषम हो, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में। समझ गए, जैसे पहाड़ की ढलान पर एक घर यहाँ तो दूसरा थोड़ी दूर पर। बिल्कुल। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। क्या? कि कैसे गांव में लोगों ने अपने पर्यावरण के हिसाब से घर बनाना सीखा है। हाँ, ये तो है। जैसे जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां घरों की छतें कैसी होंगी? ढलवा, ताकि पानी बह जाए, रुके नहीं। सही बात है। और जहां पानी भर जाता है निचले इलाकों में, वहां घर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर या फिर लकड़ी बांस के खंभों पर बनाते हैं, जिन्हें स्टिल्ट कहते हैं। हाँ, स्टिल्ट हाउसेस, ताकि पानी नीचे से निकल जाए। जी। और गर्म इलाकों में सोचिए, रेगिस्तान के पास, वहां मोटी मिट्टी की दीवारें और फूस की छतें गर्मी से बचाती हैं। और सामान भी वही इस्तेमाल करते होंगे जो आसपास मिले। बिल्कुल। पत्थर, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लकड़ी, पुआल, ये सब स्थानीय सामग्री हैं। पर्यावरण के साथ कितना अच्छा तालमेल है।
तो ये तो वही बस्तियों की बात। अब लोग एक जगह बस तो गए, लेकिन उन्हें चलना फिरना भी तो होता है ना? काम के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए। यहीं पर परिवहन का रोल आता है। ट्रांसपोर्ट, लोगों और सामान की आवाजाही के साधन। और ये भी समय के साथ बदला होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, शुरुआत में इंसान पैदल ही चलता था या फिर जानवरों का इस्तेमाल करता था बोझ ढोने के लिए। हाँ, जानवर तो आज भी इस्तेमाल होते हैं कई जगह। अपने यहाँ ही देख लें, गधे, खच्चर, बैल, ऊंट। बिल्कुल। और दुनिया में देखें तो एंडीज पर्वतों पर लामा, तिब्बत में याक, ये सब आज भी परिवहन में मदद करते हैं। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ जिसने सब बदल दिया। पहिया, व्हील। हाँ, पहिए के आविष्कार के बाद परिवहन बहुत आसान हो गया। और फिर तो नए नए और तेज साधन आते गए। हाँ, और आज देखिए, आधुनिक परिवहन हमारा कितना समय और ऊर्जा बचाता है। भारत से यूरोप जाना हो तो हवाई जहाज से बस 6-8 घंटे लगते हैं। पहले तो महीनों लग जाते होंगे समुद्री रास्ते से। बिल्कुल। तो परिवहन के मुख्य रूप से 4 साधन माने जाते हैं। 4? हाँ, कौन कौन से? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। अच्छा, तो सबसे पहले सड़क मार्ग की बात करते हैं, रोडवेज। हाँ, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला साधन है। खासकर कम दूरी के लिए तो यही सबसे अच्छा है। सड़कें पक्की भी होती हैं, जिन्हें मेटल्ड कहते हैं। हाँ, तारकोल वाली। जी। और कच्ची भी होती हैं, अनमेटल्ड। मैदानी इलाकों में तो सड़कों का जाल बिछा होता है। पर मुश्किल जगहों पर भी तो सड़कें बनी हैं। रेगिस्तान में, जंगलों में, पहाड़ों पर भी। वो मनाली ले हाईवे का जिक्र है चैप्टर में। हाँ, वो दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। ये दिखाता है कि इंसान ने कितनी तरक्की की है। और शहरों में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए जमीन के नीचे रास्ते बनाते हैं, सबवे या अंडरपाथ। और सड़कों के ऊपर पुल यानी फ्लाईओवर। बिल्कुल। और भारत में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। हाँ, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है ना? जी हाँ, ये देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाला हाईवे नेटवर्क है। ठीक है, ये तो हुई सड़कों की बात। लेकिन अगर बहुत भारी सामान ले जाना हो या बहुत सारे लोगों को एक साथ लंबी दूरी तय करनी हो तो फिर रेल मार्ग ज्यादा कारगर साबित होते हैं, रेलवेज। हाँ, रेलगाड़ियां ये भारी सामान और लोगों को लंबी दूरी तक तेजी से और सस्ते में ले जाने के लिए बहुत अच्छी हैं। और सोचिए, जब भाप का इंजन बना तब तो क्रांति ही आ गई थी। उसके बाद डीजल इंजन आए, फिर बिजली के इंजन आए और रफ्तार बढ़ती गई। अब तो सुपरफास्ट ट्रेनें भी हैं। हाँ, मैदानी इलाकों में रेल नेटवर्क बिछाना आसान होता है तो वहां ये खूब फैला हुआ है। पहाड़ों में थोड़ा मुश्किल होता है, पर वहां भी है। आपको पता है, भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, रूफ में। हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक, प्रशांत महासागर के तट तक हफ्तों लगते हैं इसमें। गजब। अच्छा, तीसरा साधन कौन सा था? जल मार्ग, वाटरवेज। ये शायद परिवहन का सबसे पुराना तरीका है। हाँ, नाव वगैरह तो बहुत पहले से चलती आ रही हैं। और भारी भरकम सामान ले जाने के लिए ये आज भी सबसे सस्ता साधन है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन से? एक तो है अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज, मतलब देश के अंदर नदियों और झीलों में नाव या जहाज चलाना। जैसे अपने यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। बिल्कुल। या उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स, अफ्रीका में नील नदी, ये सब उदाहरण है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है समुद्री मार्ग, सी रूट्स। ये महासागरों के जरिए एक देश से दूसरे देश को जोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादातर इन्हीं रास्तों से होता है। और ये रास्ते बंदरगाहों, मतलब पत्तनों या पोर्ट से जुड़े होते हैं। हाँ, जैसे सिंगापुर, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, ये सब बड़े पोर्ट्स हैं। जी हाँ। तो ये दिलचस्प है, जल मार्ग सबसे सस्ता और वायु मार्ग सबसे महंगा। हाँ, अब आते हैं चौथे साधन पर, वायु मार्ग, एयरवेज। ये 20वीं सदी की शुरुआत में विकसित हुआ। और ये सबसे तेज साधन है। सबसे तेज, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि इसमें ईंधन बहुत लगता है तो ये सबसे महंगा भी है। और मौसम का भी असर पड़ता होगा। हाँ, खराब मौसम जैसे कोहरा या तूफान, इससे उड़ानों में दिक्कत आती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये उन मुश्किल जगहों पर भी पहुंच सकता है जहां सड़क या रेल नहीं जा सकती, दूर दराज के इलाके। और हेलीकॉप्टर, वो तो आपदा के समय कितने काम आते हैं, बचाव कार्य में, खाना दवा पहुंचाने में बहुत उपयोगी हैं। और बड़े शहरों में बड़े हवाई अड्डे होते हैं, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, ये सब प्रमुख हवाई केंद्र हैं। तो ये हो गए परिवहन के 4 मुख्य साधन, सड़क, रेल, जल और वायु। इन सब ने दुनिया को जोड़ा है।
लेकिन एक और चीज है जिसने दूरियां कम की हैं, वो है संचार, कम्युनिकेशन। बिल्कुल, संचार यानी दूसरों तक संदेश या जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया। और इसमें तो टेक्नोलॉजी ने कमाल ही कर दिया है। हाँ, सूचना क्रांति आ गई है कह सकते हैं। संचार के इतने नए और तेज तरीके आ गए हैं, हम दुनिया में कहीं भी कभी भी जानकारी भेज सकते हैं, पा सकते हैं। और संचार के साधन सिर्फ जानकारी ही नहीं देते, शिक्षा और मनोरंजन भी तो करते हैं। सही कहा, जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविजन, ये करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम, मैस मीडिया। बिल्कुल। और अब तो सैटेलाइट्स मतलब उपग्रहों ने संचार को और भी तेज और प्रभावी बना दिया है। सैटेलाइट्स, वो कैसे मदद करते हैं? अरे बहुत तरीकों से। ये सिर्फ टीवी सिग्नल या फोन कॉल के लिए नहीं है। ये तेल की खोज में मदद करते हैं, जंगलों का सर्वे करते हैं, जमीन के नीचे पानी का पता लगाते हैं, खनिज संपदा कहाँ है ये बताते हैं, मौसम का पूर्वानुमान देते हैं और बाढ़ या तूफान जैसी आपदाओं की पहले से चेतावनी देने में भी बहुत सहायक है। कमाल है, मतलब ये तो बहुत काम के हैं। जी हाँ, और आजकल इंटरनेट को देखिए, ईमेल भेज सकते हैं, वायरलेस फोन यानी सेलुलर फोन से कहीं भी बात कर सकते हैं। इंटरनेट तो पूरी दुनिया की जानकारी हमारी उंगलियों पर ला दी है और जीवन कितना आसान हो गया है। घर बैठे ट्रेन, प्लेन, सिनेमा, होटल सब बुक कर लो। हाँ, ये जो कनेक्टिविटी है ना लोगों के बीच, सेवाओं और संस्थाओं के बीच, इसने हमें एक तरह से एक बड़े वैश्विक समाज का हिस्सा बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया सिकुड़ गई है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। चैप्टर के आखिरी में कुछ सवाल भी हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल है, परिवहन के 4 प्रकार कौन से हैं? ये तो हमने अभी बात की, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक। दूसरा सवाल है, बस्ती से आप क्या समझते हैं? बस्ती वो स्थान है जहाँ लोग अपनी रहने के लिए घर बनाते हैं। तीसरा सवाल है, ग्रामीण लोगों की मुख्य क्रियाएं क्या हैं? जैसा हमने डिस्कस किया था, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मुख्य रूप से कृषि, मछली पालन, वानिकी यानी जंगल से जुड़े काम, दस्तकारी और पशुपालन जैसे कामों में लगे होते हैं। ओके। फिर पूछा है, रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताएं। 2 गुण। एक तो ये कि रेल मार्ग भारी सामान को और बड़ी संख्या में लोगों को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम है, और दूसरा, ये अपेक्षाकृत सस्ते भी होते हैं, खासकर लंबी दूरी के लिए। सही। अगला सवाल, संचार से आप क्या समझते हैं? संचार मतलब दूसरों तक सूचना या संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया। और आखिरी सवाल, जनसंपर्क माध्यम क्या है? मास मीडिया, ये वो साधन है जिनके द्वारा हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन। बहुत बढ़िया। फिर कुछ सही उत्तर चुनने वाले सवाल हैं, जैसे इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? विकल्प हैं टेलीफोन, पुस्तक, मेज। इसका जवाब तो साफ है, मेज संचार का साधन नहीं है। हाँ। अगला, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, सबवे। भूमिगत मतलब जमीन के नीचे? जी। तो वो हुआ सबवे। ठीक। फिर है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? जहाज, रेलगाड़ी, कार। द्वीप यानी आइलैंड, जी। चारों तरफ पानी, जी। तो वहां पहुंचने के लिए जहाज सबसे उपयुक्त होगा। सही। और आखिरी, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? बस, हवाई जहाज, साइकिल। इन तीनों में साइकिल ही है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। बिल्कुल। फिर मिलान करने वाले सवाल भी हैं, जैसे इंटरनेट का मिलान होगा संचार का एक साधन से। नहर मार्ग का होगा अंतर्देशीय जल मार्ग से। नगरीय क्षेत्र यानी शहरी इलाके, इनका संबंध उन क्षेत्रों से है जहां लोग उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। और सन्नाहत बस्ती वो होती है जहां घर पास पास बने होते हैं, तो इसका मिलान आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र से होगा। परफेक्ट। एक कारण बताने वाला सवाल भी है, आज विश्व सिमटता जा रहा है, क्यों? इसका कारण वही है जो हमने डिस्कस किया, परिवहन और संचार के साधनों का तेजी से विकास। हवाई जहाज से हम घंटों में हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। इंटरनेट और मोबाइल से हम सेकंडों में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। इससे दूरियां मानो खत्म हो गई हैं, इसलिए लगता है कि दुनिया सिमट गई है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो कुल मिलाकर इस अध्याय से यही समझ आता है कि बस्तियां, परिवहन और संचार, ये तीनों चीजें आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं।
ये मिलकर ही मानव जीवन को आकार देती हैं। हम कहाँ रहते हैं ये तय करता है कि हमें कैसे परिवहन और संचार की जरूरत है, और ये साधन तय करते हैं कि हमारी बस्तियां कहाँ तक फैल सकती हैं। बिल्कुल। और ये अध्याय ये भी दिखाता है कि इंसान कैसे अपने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालता है और उसमें बदलाव भी करता है, जैसे अलग अलग मौसम में अलग तरह के घर बनाना। लेकिन हाँ, जैसा हमने मैरी की कहानी से शुरू किया था, इस विकास की अपनी चुनौतियां भी हैं। प्रदूषण, भीड़-भाड़, इस संतुलन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम विचार, हमने इस अध्याय में देखा कि कैसे परिवहन और संचार ने दुनिया को जोड़ा है, दूरियां कम की हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इस जुड़ाव ने सिर्फ हमारे आने जाने और बात करने के तरीकों को ही बदला है, या इसने हमारे सोचने के ढंग, हमारे रहने के तरीके और एक दूसरे से रिश्ता रखने के हमारे मूल तरीकों को भी गहराई से बदल दिया है? शायद उन तरीकों से भी जिनके बारे में हमने अभी ठीक से सोचना भी शुरू नहीं किया है। ये सवाल जरूर सोचने लायक है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.